नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का फाइनल। अनादि टीवी दिखा रहा है आपको सबसे तेज चुनावी नतीजे और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी तक का जो स्कोर है वो 20 बीजेपी आगे चल रही है, 7 पर कांग्रेस है। और इस समय की जो बड़ी खबर है कि सुभाष राम है, हरदीप सिंह डंग 23,000 से भी ज़्यादा वोटों से आगे हैं। जी हाँ, कांग्रेस के जितने बागियों ने इस्तीफा दिया था उनमें सबसे कम वोटों से हरदीप सिंह डंग जीते थे, कुछ 100 वोटों से, लेकिन वो 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुमित्रा देव जी कासवेकर की बात करें, मेहगांव में ओपीएस भदौरिया जो कि पहले पीछे चल रहे थे हेमंत कटारे से, वो अब 2716 वोटों से आगे हो गए हैं। जी हाँ, 2716 वोटों से आगे हो गए हैं। और गोहद में रणवीर जाटव पिछड़ रहे हैं, मेवाराव जाटव कांग्रेस के वो आगे चल रहे हैं। लगातार उनकी बढ़त बढ़ती जा रही है। और सांची में डॉक्टर परशुराम चौधरी 19,000 से भी ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अनादि टीवी पर। और हाट पीपलिया मनोज चौधरी जो कि शुरुआत में पिछड़ रहे थे, अब उन्होंने 7,138 वोटों की बढ़त बना ली है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको बता रहे हैं हरदीप सिंह डंग, जैसा हमने कहा था सबसे कम वोटों से जीतने वाले थे, मंत्री बने हैं वो शिवराज सरकार में, और 23,000 से ज़्यादा वोटों की लीड है। और सुमित्रा कासवेकर जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, 16,000 वोटों से इस समय वो आगे चल रही हैं। मेगांव में बात करें मंत्री ओपीएस भदौरिया की, तो जो 2,716 वोट से आगे चल रहे हैं। गोहद में मेवाराम जाटव 5,186 वोट से आगे चल रहे हैं। और लीजिए सीधे चलते हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, जहां इस समय जीत का जश्न बन रहा है। जी हाँ, 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और ये आंकड़ा जो 19-20 चल रहा है कई 100 सीटों पर, तो ये 18 से 22 तक भी जा सकता है। जी हाँ, इस वक्त आप जश्न की तस्वीरें देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर, कि पहले ही दिवाली के पहले बीजेपी दफ्तर में दिवाली बन गई है। पिछली बार दिवाली के बाद दिवाला निकला था और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये दिवाली अब देख रहे हैं कि दिवाली के पहले बीजेपी दफ्तर में एक तरह से दिवाली बन गई है। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, जुनून है। तो कार्यकर्ता पटाखे फोड़कर आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी हाँ, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और सिंधिया समर्थक पूरे जश्न में शामिल होने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं, लाव लश्कर के साथ पहुंचे। और हम देखें कि इसके पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस प्रकार, और अब देखिए हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी भूमिका में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो खास तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक यहाँ पर खास तौर पर नजर आ रहे हैं और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे जो सिंधिया समर्थक है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कृष्णा भाई, आप जश्न की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी निर्णायक भूमिका, निर्णायक बढ़त की ओर अग्रसर है। 20 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। यह चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चुनाव था। पूरा मध्य प्रदेश की जनता ने आज सिंधिया जी को समर्थन दिया है और उस बुजुर्ग बंटाधारी नेताओं को नकार दिया है। ये युवाओं की पार्टी है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार सिंधिया जी पे विश्वास जताया था, मध्य प्रदेश की जनता ने आज दिखा दिया कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान जी और बीडी शर्मा जी के साथ हैं। बिल्कुल, ये सिंधिया समर्थक थे जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे और जिनका साफ तौर पर कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक बार फिर प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। तो हमने देखा है कि बीजेपी की ओर से अधिकृत रूप से कहा जा रहा था कि 3:30 बजे जश्न मनाया जाएगा, लेकिन इसके पहले हम देख रहे हैं कि जश्न की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और क्यों ना जश्न मनाए, क्योंकि पार्टी 20 सीटें जीत रही है और मध्य प्रदेश की राजनीति में हम कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार स्थिर होती नजर आ रही है। और जो कुछ मंसूबे कांग्रेस के नेता कल सुबह था कि अब से कुछ घंटे पहले तक कह रहे थे, हमने देखा था कमलनाथ को भी सुना था, वो कह रहे थे कुछ घंटे का इंतजार करिए, परिणाम बदलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। उल्टे उस समय जो 17 सीटों की लीड थी बीजेपी की, वो बढ़कर 20 हो गई है। और कुछ नजदीकी मामले आगर मालवा के, और इसके उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले बीडी शर्मा देखिए जश्न में शामिल हो गए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच वो पहुंच गए हैं और नगाड़ा बजा रहे हैं। जी हाँ, नगाड़ा बजाते नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था श्योपुर से शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें जो कि दिया बना रहे थे, और आज देखिए बीडी शर्मा का उमंग उल्लास कार्यकर्ताओं के बीच, वो नगाड़ा बजा रहे हैं। और क्यों ना हो, जब से जैसे वो अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बन गई। कांग्रेस की 15 महीने पुरानी सरकार चली गई और वो खुद लोकसभा का चुनाव भारी बहुमत से जीते। और अब वो संगठन की कमान उनके पास है और बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर रही है, क्योंकि
जितनी भी सीटें बीजेपी जीत रही है 28 में से बीजेपी के पास मात्र एक सीट थी आगर मालवा की, जो कि मनोहर ऊंटवाल के निधन से खाली हुई थी, बाकी 27 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो इस नजरिए से भी देखेंगे तो बीजेपी 19 सीटें कांग्रेस से छीनती नजर आ रही है। जी हाँ, 19 सीटें। और ये थोड़े वे टेली और भी अंतर हो सकता है, क्योंकि कुछ नजदीकी मुकाबले हम बात करें अगर आगर मालवा की, तो 10वें राउंड के बाद 1000 वोटों की बढ़त है विपिन वानखेड़े के पास। इसी प्रकार हम बात करें तो कई सारी सीटें ऐसी हैं कि जिन पर बहुत छोटी बढ़त चल रही है और वो नतीजे बदल भी सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे निर्णायक बढ़ता जा रहा है तो कई सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों ने निर्णायक बढ़त ले ली है। झटका जरूर लगा होगा गिरिराज दंडोती, आदित्य सिंह कंचाना जैसे उम्मीदवारों को, जो कि मंत्री बनाए गए थे, सरकार में इस्तीफा दिया था, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में मुरैना में पीछे चल रहे हैं। तो मुरैना में उतना अच्छा बीजेपी कर नहीं पा रही है। तो फिर देखिए एक बार फिर से तस्वीरें देखिए आपकी, किस प्रकार बीडी शर्मा उल्लास में नगाड़ा बजा रहे हैं। जी हाँ, तो कह सकते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का बैंड बजा दिया है और अब जो बीडी शर्मा है वो नगाड़ा बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। और जो बीजेपी आरोप लगाती रही थी कि कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार के लिए कुछ नहीं दिया, ढोल बजाने ढोल चलाने की ट्रेनिंग दी है, तो बिना ट्रेनिंग के भी आप देख सकते हैं कि बीडी शर्मा काफी अच्छे से ढोल बजा रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरें आप देखिए, उल्लास उमंग की तस्वीरें देखिए, क्या जश्न का माहौल बीजेपी ऑफिस में चल रहा है इस वक्त। चेहरा देखिए, कार्यकर्ताओं को उल्लास चेहरों पर नजर आ रहा है। लेकिन एक और जो चीज़ वो खल रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर एक लग रही है कि कुछ सारे कार्यकर्ता मास्क नहीं लगाए दिख रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। लेकिन कह सकते हैं कि जीत के जश्न में के कार्यकर्ता सब कुछ भूल गए हैं। जी हाँ, जीत का खुमार जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। बात करें हम बाकी जगहों की तो हम देखें कि हाट पीपले मनोज चौधरी आगे चल रहे हैं। वो बिहार से भी कहा, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि एनडीए 126 सीटों पर निर्णायक बढ़त लिए हुए है। तो बीजेपी और कांग्रेस के इस परफॉर्मेंस पर, जीत के इस जश्न पर और इस चुनाव में होने वाले नफा नुकसान पर लेकर हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पूरा पैनल मौजूद है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी की ओर से प्रवीण नापित जुड़े हुए हैं और हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवीण जी, 28 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, 20 पे गाड़ी अटक गई है। ऐसा अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, जहाँ पे हम हार रहे हैं वहाँ 300, 350, 400 और जहाँ जीत रहे हैं कोई 12,000 है, कोई 16,000 ऐसे जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब हम तो युद्ध के मैदान में गए थे, ये तो नहीं कहते कि आधा युद्ध हारेंगे आधा युद्ध जीतेंगे। तो जहाँ जनता का, अच्छा इसमें भी दूसरी बात ये है कि ये जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो जनादेश दिया है, उसको हम सर माथे पे लेते हैं। हारते, हमको विपक्ष में बैठे थे तब भी जनता का जो आशीर्वाद था हमने सर माथे पे लिया है। आज भी जो जनता हमको आशीर्वाद दे रही है वो सर माथे पे ले रहे हैं। पर जनता ने तो आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, वो कह रहे हैं आपने जनादेश हथिया लिया, उनके विधायक खरीद लिए। देखिए, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था तो कांग्रेस का वही चुना हुआ जनप्रतिनिधि, उसको लगा कि मैं जनता की आवाज नहीं बन के आ पा रहा हूँ, जनता का मान सम्मान वो सम्मान, जनता का स्वाभिमान बन के नहीं आ पा रहा हूँ, तो उसको लगा, नैतिकता उसको लगी कि इससे अच्छा विधानसभा में बैठने से अच्छा इस्तीफा दे दो, तो उसने इस्तीफा दिया। जनता ने अगर ऐसा ही था तो फिर वो दोबारा से मैदान में आपने उसको उतारा क्यों? जब इसका मन नहीं लग रहा था, इस्तीफा दे के वो घर बैठ गया था, तो आप उसको क्यों जबरदस्ती चुनाव लड़वाने मैदान में ले आए? नहीं, उसने कहा था भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, इसको विकास की पार्टी है। और जो अभी बीच में आपने चुनाव में ये भी देखा कि जो 1.5 साल और 2.25 साल की सरकार नहीं है, वहाँ 3 महीने में हमने विकास कर दिया है और वो जनता को लगा भी। और देखिए आप, तो विकास तो आप 15 महीने से भी कर रहे थे, फिर जनता ने क्यों 2018 में नकार दिया था कि 3 महीने में इतना विकास कर लिया आपने? नहीं, जनता ने हमको नकारा कहाँ था, हमको तो 109 दिए थे ना। नकारा तो उनको जाता है जिनको 28 में से 8 मिले, नकारा उनको जाता है कि लगातार 15 साल में कोई 55 आते थे, कभी 65 नंबर लेके आते थे। तो हम तो ये तो छल किया था ना कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, हम युवाओं को 4,000 रुपये देंगे और तमाम ऐसी बातें लोक लुभान बातें, तो हमने छल नहीं किया। पर जनता तब भी नहीं चली, मतलब एक आंधी होनी चाहिए इस 15 साल में। तो हमको 60 पे आते, हम 55 पे आते, 50 पे आके रुक जाते, 45 पे आते, जमानतें नहीं बच पाती हमारी,
तो पर जनता ने हमको 108 109 दिया कि मतलब कांग्रेस ने आपकी उम्मीदों से बेहतर कर लिया था कि आप 55-60 की उम्मीद में थे, लेकिन आप नहीं 114 कांग्रेस ने नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 साल में ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। मैं उस ऐसा होता है कि एहसास करा रहा हूँ, ऐसा नहीं था। कुछ जगह पे छल किया था कि हम इनको 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, 4,000 रुपये देंगे और 51,000 लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, तमाम जो तमाम बातें थी। तो उनको लगा था क्या कहते हैं, जनता आ गई बातों में। लेकिन कर्ज माफी की तो आपके मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 24 लाख से ज्यादा लोगों किसानों का कर्जा माफ हुआ, तो कुछ तो किया ही था उनने। नहीं कुछ नहीं, मैंने कब कहा कि नहीं किया था? ये तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं किया। आपने आपके चैनल में, मैंने ये कह रहा। अब आप इसको मत नकारना, आपका चैनल लगातार इस प्रदेश में कर्ज माफी के लिए। हम तो उनको भी नहीं नकार रहे प्रवीण जी, जिनको जनता ने नकार दिया, हम तो उनकी भी सुन रहे हैं। इन्होंने तो बढ़ा ही दिए थे, कांग्रेस ने बढ़ा दिए थे ना विधानसभा में, जो जानकारी दी उसमें 1 लाख बढ़ा दी थी संख्या। तो ये तो कमलनाथ के साथ ही थे। वो वैसा ही हुआ जैसे कि उज्जैन में उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हुआ, उसके मंत्री जी ने कहा नहीं हुआ। उन्होंने इतने पौधे लगाए में भ्रष्टाचार हुआ, उमंग सिंघार ने कहा नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह फिर कान पकड़ के लेके आए, चलो बोलो ऐसा। तो वो तो दोनों ने मिलजुल के एक दूसरे के भ्रष्टाचार को क्लीन चिट दे दी। पर जनता ने, देखिए मनोज जी, हास परियास के साथ साथ मैं तो गंभीरता से कह रहा हूँ हास परियास। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। जो आपके आरोप थे उनको कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दी, और जो उनके थे वो आपने क्लीन चिट दे दी। हिसाब किताब बराबर कर लिया। ठीक है, बराबर। जब हिसाब किताब ना 7 महीने में आपने उनके किसी भ्रष्टाचारी को जेल भेजा है और ना उन्होंने जन आयोग बनाया। मैं आपके पास इस वक्त की एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए, नारायण पटेल, पहला रिजल्ट आ गया है। नारायण पटेल, बीजेपी ने खाता खोल लिया है। नारायण पटेल, जिनके बारे में लगातार कई सारे एग्जिट पोल और सर्वे बता रहे थे कि वो चुनाव हार सकते हैं, लेकिन सबसे पहला नतीजा बीजेपी के लिए खुशखबरी मानदाते से आई है कि नारायण पटेल चुनाव जीत गए हैं। जी हाँ, नारायण पटेल ने चुनाव जीत लिया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद चुनाव का मामला था, काफी कसमकस लग रहा था कि काफी कसमकस हो गई है, लेकिन आसानी से ये मुकाबला उन्होंने जीत लिया है। तो निमाड़ से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है, क्योंकि जो कई सारे नेता वहाँ चुनाव प्रचार में लगे थे, और खासतौर से बात करें अरुण यादव, उन्होंने जी जान से प्रयास किया था। और कांग्रेस के तमाम सारे नेता, जीतू पटवारी हो, कमल पटेल हो, वो प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद भी मानधाता से बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया है, नारायण पटेल ने। जी हाँ, उत्तम राज नारायण सिंह को उन्होंने चुनाव हराया है। और दिलचस्प बात यह कि नारायण सिंह ने भी टिकट मांगा था, लेकिन उनके बेटे उत्तम पर कांग्रेस ने भरोसा जताया था और वो भरोसे पर खरे उतरे नहीं, और जनता ने उन्हें नकार दिया, और जनता ने एक बार फिर नारायण का ग्राह्य किया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर मानधाता से कि नारायण पटेल ने चुनाव जीत लिया है। तो पहली खुशखबरी प्रवीण जी आपके लिए आ गई है मानधाता से। देखिए, जब भी आप मेरे सामने होते हैं तो खुशखबरी तो रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के मंदाता विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता, प्रदेश के मुखिया BD शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नंद कुमार सिंह चौहान वगैरह सभी के अथक प्रयासों से ये जीत मिली है। जनता ने हमको जन आशीर्वाद दिया है, उसका मैं सर माथे से शुक्रिया करता हूँ मैं। और इससे ज़्यादा और क्या, जो जनता का आशीर्वाद है सर माथे में लेन जो जीते हैं तो भी। और अब इसमें तो हम कांग्रेस जैसे है नहीं कि सुबह से 11 बजे के बाद मनोज जी वो EVM पे आ गए थे, फिर वो कहने लगे कि भिंड मुरैना में। फिर मैंने एक कांग्रेस के प्रवक्ता से कहा कि तुम्हारे 2 विधायक तो आगे चले, कहना अच्छा ऐसा है क्या? तो कहने मोटरसाइकिल पे आग लगा दी, रीपोलिंग की मांग करने लगे थे। तो वो एक स्क्रिप्ट जो पढ़ के वो बोलना है, क्या बोलना है, कितने समय क्या बोलना है, 100 ठीक है, उनका अपना सोच है। लेकिन स्क्रिप्ट तो आपकी अच्छी रहती। 22 लोगों ने जो आपने कहा था वो पढ़ा, विचारों ने कमलनाथ जी के पास जाकर भी पढ़ा, उनसे मिलकर वापस आए वो भी पढ़ा, और आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट अच्छी है। गिरीश शर्मा जी के पास चलते हैं। गिरीश जी, किस नजरिए से देखें कि इस चुनाव को सिंधिया की साख सबसे ज्यादा दाव पर थी और दूसरे नंबर पर शिवराज की दाव पर थी, तो जो ग्वालियर चंबल में जो परफॉर्मेंस बीजेपी का नजर आ रहा है, खासतौर से भिंड और मुरैना की जिन सीटों की बात करें 7 सीटों की, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? जी, मेरा ये मानना है इसको देखते हुए कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी ग्राफ गिरा है वहां पर। जी, जितनी सीटें उनके प्रभाव वाली थी
उसमें से शायद एक ही उनके पास में आती दिख रही है। बिल्कुल, BJP के पास में। जोरा सीट। जोरा सीट का। तो मेरा ये कहना है कि भाई सिंधिया जी का ग्राफ भी डाउन हो रहा है, साथ में वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका ग्राफ भी डाउन हो रहा है। हालांकि ये चुनाव कुछ डिफरेंट प्रकार के थे। जी, जो कांग्रेस से था वो बीजेपी में चला गया था, बीजेपी था कांग्रेस में चला गया था, दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं। जनता की भी समझ में थोड़ा कमी आ रहा था इन सब मामलों में। हालांकि बीजेपी की जीत बहुत कुछ सुनिश्चित थी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जैसे में हैंड्स चेंज हुए थे, कांग्रेस से लेके बीजेपी में आ गए थे, सिर्फ ये कहना कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, या जैसे अभी नापित जी कह रहे थे कि जनता ने हमको नकारा नहीं था, जनता ने इनको बिल्कुल नकारा था। नहीं, 109 पे गिरीश जी कैसे नकार सकते हैं? 109 वोट, 109 अगर हमको विधानसभा में अगर हमको सीटें मिली हो तो उसको नकारा कैसे करें? आप उसको ऐसे कर लें कि 230 में से 111 को नकार दिया था। नहीं, अच्छा नापित जी ऐसा ना बोले कि आपको नकारा था, ये बोले कि कांग्रेस को जनादेश दिया था। देखिए, कुछ जगह पे देखिए, जब हम जहाँ चुनाव में ग्वालियर में जयंत मलैया जी 2-4 जगह 100 वोट 150 वोटों से हम लोग चुनाव हारे थे, और जनता कश्मकश में थी। 2 लाख के हमने उन्होंने कहा था कि 2 लाख के जो चुनाव में उन्होंने वादे किए थे कि 2 लाख तक का हम कर्जा माफ़ करेंगे, तमाम बहुत सी लोक लुभावन भावदे थे, उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं पाए। उन्होंने तो ये भी कहा था हम 10 दिन में कर्जा माफ़, 10 दिन में, तो वो तैयारी परिपत्र नहीं कर पाए कि किसका करना माफ़, किसका नहीं करना माफ़। लाल हरे पीले और पन्ने भरवाए जाते थे, जनता को मूर्ख बनाया जाता था, लगातार चलता रहा। उसका खामियाजा लोकसभा में तो बोरी बिस्तर ऐसे गए थे कि जैसे कहीं कोई तूफानी और सुनामी टाइप का आ गया था कांग्रेस के अंदर, और वह जनता ने बता दिया था कि अगला भविष्य कांग्रेस का क्या होगा, उसको लोग समझ नहीं पाए। और आप ही की तरह मेरे पत्रकार मित्र से जब पूछा जाता था कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें देंगे, तो उस विधानसभा की गणना के अनुसार बता देते थे कि कांग्रेस को 114 115 मिली, तो उसके आधे लेकिन उसी लोकसभा की गणना से कर रहे हैं तो इस विधानसभा में आपको सारी 28 मिल जाना थी। नहीं, तो आपको पता है कि दोनों चुनाव अलग है, दोनों के मुद्दे अलग है। वो वोट आपको ये भी पता है कि वो वोट नरेंद्र सिंह एग्जिट पोल से लेके सारी नरेंद्र मोदी के नाम पर गिरा था। एग्जिट पोल से लेके सारी चीजें आपने देख ली है। बीजेपी को तो 85 और 80 पे रोक दिया था एनडीए की सरकार। तो हमने अभी देखा बिहार का, आप बताइए। हाँ, कि जहां आप होना थे वहां गठबंधन है, और जहां गठबंधन होना था वहां पे मैं आऊंगा आपके पास। ब्रजेश जी, किस नजरिए से देखा जाए ये जो पहली अगर हम देख रहे हैं कि 20, 7 और 1, तो किस नजरिए से देखा है? कहने को तो कि ठीक है कि आपको 9 सीटें चाहिए थी, अरे पर सरकार बन गई। आऊंगा प्रवीण जी, बहुत समय आपके पास आऊंगा मैं। भाजपा ये तो अब 20 सीटें जीतती दिख रही है, तो आगे का क्या रोड मैप आपको लग रहा है कि बीजेपी अब क्या एक सिंधिया का दबाव कम होगा या शिवराज का प्रभाव बढ़ेगा? मनोज जी, बीजेपी खुश हो सकती है कि उसको 20 सीटों पे बढ़त दिख रही है, लेकिन यहाँ गिरीश जी जो कह रहे हैं कि सिंधिया जी के साथ नरेंद्र सिंह तोमर का कद भी डाउन हुआ, उसकी एक वजह है कि भाजपा के पास डबल इंजन था, डबल इंजन की ट्रेन थी उनके पास। एक शिवराज जी थे और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, तो डबल इंजन वाले में ज्यादा प्रेशर होना चाहिए था। और जो 16 सीटें थी ग्वालियर चंबल संभाग की, तब ये महत्वपूर्ण मानी जाती कि वह सूपड़ा साफ कर देते कांग्रेस का। और इसलिए भी एक और चीज इसमें जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि जब आपने कहा कि कार्यकर्ता 75,000 आप ग्वालियर में ले आए, फिर आप संगठन कांग्रेस का खत्म था, उम्मीदवार वो आपके लड़वा रहे हैं, इसके बाद भी ये परफॉर्मेंस कैसा है? बिल्कुल, जैसे सिंधिया जी कह रहे थे कि साहब वो तो मेरी इज्जत दाव पे लगी है, मुझे देख कर दो। शिवराज जी अलग लगे थे, शिवराज जी को तो मैंने जैसे कहा ना आपसे, डबल इंजन थे, तो डबल इंजन के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सीटें उनको मिलना चाहिए थी, वैसी मिली नहीं है। निश्चित तौर पर कद में अंतर तो पड़ेगा ही, जैसे गिरीश जी ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली क्षेत्रों में भी ये हाल है। तो सिंधिया जी का कट डाउन तो होगा ही। मध्य प्रदेश में वैसे भी सिंधिया जी की राजनीति केंद्र में चलने वाली है। मध्य प्रदेश में जैसे वो पहले थे कांग्रेस में क्षेत्रीय छत्रप के हिसाब से, तो यहाँ छत्रप नहीं रहेंगे वो। अब उनका छत्रप वाला जो चोला था वो तो उतर गया भाजपा में आते से ही। भाजपा में वो एक बाकी नेताओं की तरह हो गए, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैं,
आपके नरोत्तम मिश्रा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, और उसी लाइन में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो गए। यहाँ तो कोई क्षेत्रीय छत्रप है नहीं, भाजपा में दिखता नहीं, ये कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस में दिखते हैं। तो एक तो सिंधिया जी का ये खामियां ये भुगतना ही पड़ेगा उनको कि वो क्षेत्रीय छत्रप नहीं रहे, और अब आगे यदि भाजपा में रहते हैं तो वो किस हिसाब से टिकट दिलवा पाएंगे। यदि कांग्रेस में तो यदि वो ग्वालियर चंबल संभाग में तो एक तरफा उनके चलते थे, उनने जिसका कह दिया उसको टिकट मिलता था। अन्य जैसे हमने देखा है आप इंदौर में भी, मालवा में भी, जहां उनका वो नहीं है, क्षेत्र नहीं है, इसके बावजूद भी उनको टिकट दे देते। ग्वालियर गुना तो उनका क्षेत्र है, सांसद है। बिल्कुल, हमने बुंदेलखंड में देखा, मालवा में देखा, सब तरफ उन्होंने दिया है टिकट, लेकिन एक क्षेत्र उनका था ग्वालियर चंबल संभाग जहां एक तरफा उनकी चलती थी, तो ये एक क्षेत्रवाद तो उनका चला गया। अब यदि कम सीटें आई हैं उनकी, तो उनके जो मंत्री कम अंतर पे हैं, जो हार जाते हैं वो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। वहां 6 मंत्री थे, यहाँ बड़े थे, तो अब नया विस्तार होगा तो वहां भी एक उनको कमी होगी। और वैसा जो चाहते थे मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया जी वैसा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। प्रेशर तो रहेगा ही उनका, क्योंकि यदि भाजपा 25 तक जीत जाती है और भाजपा ज्यादा से ज्यादा जीत जाती है तो वो दिल्ली में उनका केंद्रीय मंत्री बनना तय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा संगठन उनको सक्रिय करे या केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय करे। जिस तरह से वो कांग्रेस में थे, वो केंद्र तक सीमित हो जाएंगे। यहाँ भाजपा अपने हिसाब से काम करेगी उनके क्षेत्र से। मतलब बीजेपी टाइगर की टेरिटरी बना देगी अलग। उन्होंने अपने लिए अलग अलग उपमाएं भी दी हैं, तो उसकी एक टेरिटरी बन जाएगी। मैं आऊंगा आपके पास। अभी हमारे तुलसी सिलावट जो कि इंदौर से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, सावेर से, उनके बेटे नितेश सिलावट से हमारी संवाददाता कविता पांडे ने विशेष रूप से बातचीत की। आइए हम दर्शकों को पहले वो सुनवाते हैं, फिर इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है सावेर बीजेपी प्रत्याशी के बेटे तुलसीराम साहब के बेटे, हम उनसे जानेंगे। यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी कार्यालय के बाहर, आप देख सकते हैं जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, नगाड़े के साथ ही यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम साहब के बेटे हैं। किस प्रकार का उत्साह यहाँ पर देखने को मिला आपको? उत्साह सब में बहुत अच्छा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जोड़ी में जो कमाल करा है, ये आपको देखने में आपको मजा आ रहा है और सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। आज कम से कम 6 महीने से ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, आज जाके चुनाव समाप्त हुआ और हम भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। जीत का श्रेय आप ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान को देना चाह रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ साथ इनके कार्यकर्ता जो भाजपा का, जिसने अपने खून पसीने से ये जीत सींची है, उन सबको मैं नमन करता हूँ हाथ जोड़ के। धन्यवाद। राउंड आ चुका है, अभी और भी राउंड बाकी है, कितनी उम्मीद है? कितने बढ़ाते चलेंगे? कितनी क्या ऐतिहासिक वोट ये जनता बताएगी आपको। इन्होंने जीत ऐतिहासिक जीत की बात कही है। कविता पांडे, अनादि टीवी इंदौर। हमारे साथ उत्साह देखा जा सकता है ना। तो गिरीश जी, इस पूरे चुनाव को अभी हम देखें, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, उस समय शिवराज सिंह चौहान के लिए कई सारी चुनौतियां हुई थी। नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय पहले से थे, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव बन गए थे, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और अब जब ये स्थितियां बन रही हैं तो अब शिवराज सिंह चौहान को कहाँ खड़ा नजर देखते हैं आप, और बाकी नेताओं को कहाँ खड़ा पा रहे हैं उसके मुकाबले? मनोज जी, इस चुनाव के बाद ये तो तय है कि जितना प्रेशर शिवराज सिंह चौहान में भरा हुआ था सिंधिया जी की वजह से, वो कुछ रिलैक्स होंगे। सिंधिया जी जरूर, उनकी स्क्रिप्ट तय है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन जब बन जाए तब की आस रहती है पॉलिटिक्स में। लेकिन अगर वो बन जाए उसके बाद भी बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जैसा उन्होंने कांग्रेस के साथ किया था वैसा बीजेपी के साथ कर पाए, जो कि जिसका इशारा ब्रजेश जी भी कर रहे थे अभी। बिल्कुल, ब्रजेश जी कर रहे थे। तो वैसी सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं छोड़ना चाहेगी उनको ऐसा। तो जितना उनको क्लिप करके रख सकें, जितना कंट्रोल करके रख सकें, एक बार यूनियन मिनिस्टर अगर बन गए तो उसके बाद मध्य प्रदेश में आने का रास्ता जरा बंद हो जाता है। मतलब एक और उमा भारती तैयार करेंगे। वैसे भी भाजपा में तो भोजन बैठक और विश्राम चलता रहता है गिरीश जी, तो उनको भोजन बैठक विश्राम में लगा देंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस चुनाव के बाद में कम से कम एक चीज तो होगी, स्टेट का भला होगा कि सरकार अच्छे से चलेगी, किसी का प्रेशर या किसी के एक डायरेक्शन पे चलना, वैसी चीजें बंद हो जाएंगी। फुल फ्लेजेड सरकार रहेगी तो ढंग से काम करेगी। तो प्रवीण जी, मतलब डबल इंजन की सरकार है, जैसा गिरीश जी कह रहे हैं, ढंग से काम करेगी, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो
कि एक इंजन एक दिशा में चले, दूसरा दूसरी दिशा में, तो सरकार वहीं खड़ी रहे और आधे आधे डब्बे पड़ जाएं? डबल इंजन की बात तो बिहार में आई थी, मध्य प्रदेश में तो 1 और 1 11 की बात कही थी उन्होंने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं और शिवराज सिंह मेरे मुख्यमंत्री, 1 और 1 हम 11 मिलके प्रदेश का। सुन तो लीजिए शिव ज्योति एक्सप्रेस नाम दिया था, तो एक्सप्रेस क्या होती है? हाँ, वो एक्सप्रेस ये है कि द्रुत गति से विकास होगा, उसमें डबल इंजन का कहीं मामला नहीं था। एक्सप्रेस जो रहती है वो फास्ट की रहती है, बहुत फास्ट है काम, मतलब सिंगल इंजन है। इंजन सिंगल क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। सिंगल इंजन क्या होता है? व्यक्ति को इंजन में कहाँ बांध भैया? चुनाव व्यक्ति जीता है, आपके भाषण भी इंजन। नहीं, आपने रथ का नाम दिया था ज्योति शिव एक्सप्रेस। ठीक है, तो रथ तो अब तो चुनाव की मतलब समय खत्म हो गया, अब तो आज विजय का जुलूस निकल रहा है, तो उसमें अब इंजन और रथ के छोड़ दीजिए। कार्यकर्ता की मेहनत से हुआ है प्रदेश में विकास की बात, जो हकीकत है उन 1.5 सालों में कांग्रेस के जनता ने, देखिए एक जनता को एक टेस्ट भी समझ में आया कि वो शिवराज जी और वो, तो वो समझ गया था कि यार ये तो कहने के हैं, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मालिक थे कमलनाथ जी, चाहते तो ग्वालियर संभाग, इंदौर जाते, तमाम सब जगह जाते, कहीं भी दौरे करते, तो वो उन्होंने नहीं किया, वो बल्लभवन कैसे बाहर न निकल पाए। सुनते लीजिए ना सर, आप बोल रहे थे, मैं तो आपकी बात को, आपने जो बोला कि आपको दिल्ली में बैठा देंगे, सब आपने बोला, मैंने आपकी किसी बात को नहीं काटा, पर अब मेरे को जवाब देने का अधिकार है, मैं जवाब भी नहीं दूं। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। अरे लोकतंत्र में सबकी सुनना चाहिए प्रवीण जी। नहीं तो गिरीश जी ने तो कह दिया ना कि उनको दिल्ली बिठा दिया जाएगा, आपने भी कह दिया उमा भारती बना दिया जाएगा। अब इसका जवाब भी मैं नहीं दूं और प्रति प्रश्न पर प्रति प्रश्न करो तो फिर कैसे संभव? आप मारो, अभी रोने भी नहीं दो, ऐसा नहीं होता ना। अरे ये तो आपने करा है कांग्रेस के साथ, और रोने भी नहीं दे रहे उनको, और हमसे कह रहे हो। आप ही तो कह रहे हो एक इंजन बचा है, एक को उतार दिया पटरी से। नहीं, कोई किसी को नहीं होता। अरे नापित जी मेरी तो सुन लीजिए, इतने भी बुरे नहीं थे कमलनाथ के, आप नाम ही नहीं ले रहे हो उनका। चलिए लेंगे, बोलिए नापित जी अपनी बात पूरी करिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं, और किसी का नाम लेना ना लेना मेरी फितरत में नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं आपका भी बहुत सम्मान करता हूं गिरीश जी, अब बरसों से पुराने मित्र हैं आप मेरे। मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो संगठन है वो तय करेगा कि अब किसकी भूमिका कहाँ क्या हो। इस टीवी चैनल के अंदर बैठ के अगर हम कह दें कि उनको वहाँ भगा दिया जाए, दूसरे हमारे मित्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भोजन विश्राम, अरे हम भोजन विश्राम वाले नहीं है भैया दादा, एक चुनाव छोड़ के दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं। इसको जिसको आप लोग कभी कभी मैनेजमेंट कहते हैं या कांग्रेस के मैनेजमेंट कहते हैं, भैया एक देख कांग्रेस के जो मैनेजमेंट गुरु है कमलनाथ, वो तो कहते हैं तो मनोज जी ऐसे सुन तो लीजिए, कमलनाथ जी ने जो कुछ कहा है वो तो सुन लीजिए, फिर उस पर आपकी प्रतिक्रिया में लूंगा। कमलनाथ जी की भी सुन लीजिए। वो तो ऐसा कहते थे कि बड़ा महीन से महीन आटा पीसा जाता कमलनाथ जी की चक्की में, चक्की के पाटे ही टूट गए, और कहते थे बड़े बड़े मिसमैनेजमेंट और मैनेजमेंट गुरु हैं कमलनाथ जी, टाटा अंबानी, वो क्या कहते थे जीतू पटवारी, यार वो देखो टाटा और बिरला को यूं ऐसी सभा में यही मनदाता में कहते थे, और शिवराज जी क्या हैं क्या नहीं कमलनाथ जी की। तब सुन तो लीजिए कमलनाथ जी क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आपकी भी सुनेंगे। अरे अब मतदाताओं का निर्णय होता है, वो स्वीकार करते हैं, और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, और हम स्वीकार करेंगे, पूरे रिजल्ट तो आ जाए जो भी। तो एक अभी कह तो रहे हैं कमलनाथ की जो निर्णय आया वो स्वीकार करेंगे, लेकिन ब्रजेश जी जो कुछ उनकी जो बातचीत उन्होंने बहुत छोटी सी कही है, तो उसमें लग रहा है कि कुछ एक उम्मीद उनको अभी भी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से कांग्रेस भूमिका बनाने लगी थी मनोज जी, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, जब से मतदान हुए हैं उसके बाद से दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे थे कि मत पेटियों में गड़बड़ी हो जाएगी, ईवीएम में गड़बड़ी हो जाएगी। इसके बाद कमलनाथ ने उस बात को आगे बढ़ाया था। तो जिस तरह से कांग्रेस समझने लगी थी कि पहले उन्होंने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और फिर बैठक का कहा कि हम 11 को करेंगे, मतलब मतगणना होने के बाद करेंगे। तो जिस तरह से उनके स्टेप बाय स्टेप कदम चल रहे थे और उठाए जा रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो गया है कि हम जो 28 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे वो संभव नहीं है। और वैसे भी उनका दावा अतिशयोक्ति था मनोज जी, 28 सीटें कोई नहीं जीत सकता, 100% एक पक्ष में नहीं जाता। कहीं भी ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कहीं लोकतंत्र में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि एक ही दल के लिए पूरे सभी जगह से एकदम 28 सीटें मिल गई हों। बिल्कुल, तो ये तो संभावना थी नहीं, और उनको जीतने के लिए, उनको सरकार में वापस आने के लिए बहुत ज्यादा
सीटों की जरूरत थी, मतलब 28 सीटें ही जीतना थी, बाकी वो जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहे थे कि 20 से 25 तक हमारी आ जाएंगी तो हम बसपा, सपा, निर्दलीय इनको सहयोग लेके फिर सत्ता में आ जाएंगे और तोड़फोड़ की फिर वो एक संभावना होती। लेकिन देखिए आप मतदाताओं का मन देखिए, उन्होंने समझ गए कि पिछले 1.5 साल में सरकार में कोई काम नहीं होंगे, सरकार खींचतान में चलेगी, तो उन्होंने एक तरफा एक सरकार को बहुमत दिया जो स्थिर सरकार दे सके, आगे 3 साल तक तो प्रदेश में काम हो सके। तो ये मतदाताओं की जागरूकता दिखी है इस चुनाव में कि उन्होंने एक पक्ष को मजबूती से खड़ा कर दिया कि स्थिर सरकार दे सके। बिल्कुल गिरीश जी, स्थिर सरकार की बातें निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश या देश के लोकतंत्र में स्थिर सरकार इसलिए जरूरी है ताकि जनता के जनादेश का सम्मान हो सके। लेकिन हमने देखा है कि चुनाव के पहले कमलनाथ ही प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री पद जाने के बाद वही प्रदेश अध्यक्ष है, वही नेता प्रतिपक्ष है। इस चुनाव की हार के बाद अब क्या लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ही रहेंगे या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? बिल्कुल मनोज जी, मेरा अभी तक का जो निचोड़ है कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए लगता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ये दोनों चीजें अपने पास ही रखेंगे आज भी। अच्छा, तो यानी युवा पीढ़ी का रास्ता फिलहाल कांग्रेस में बंद है, पूरी कांग्रेस दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही चलाएंगे? चांस ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा, क्योंकि करना होता तो अभी तक कर चुके होते ये सब। अच्छा, मेरे अभी ब्रजेश जी से जो बातें हो रही थी जी, तो उसमें मेरा ये कहना है कि कांग्रेस जो है, स्टेट कांग्रेस की तरफ से जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल पे लगातार पिछले महीने भर से देख देख के थक गए थे, एक ही लाइन लिखता था भाभी मुख्यमंत्री कमलनाथ के आने वाले हैं, भावी मुख्यमंत्री लिखते थे और 28 सीटें देते थे, बाकी 0-0 करते थे वो। अच्छा, अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, जैसे कांग्रेस का हमेशा ये कहना है कि आरएसएस जो जो से चिक चिक के झूठ को चिल्लाती है तो सच हो जाता है वो, तो अब ये क्या कर रहे थे? इनको समझ में नहीं आता कि झूठ है कि कमलनाथ जी आने वाले हैं। अच्छा मनोज जी, मैं एक जानकारी ये चाह रहा था कि कांग्रेस के कोई मित्र नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर, सिर्फ इन्हीं की विन विन सिचुएशन है, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। नहीं, हम तो उसके बाद भी उनको आपत्ति है। देखिए, हम तो विपक्ष में थे तब भी बोलते थे, आज हम सत्ता में है तो भी बोलते हैं। वैसे आपके विधायक रमेश मेंदोला जी ने जो तुलसी सिलावट की बढ़त पे जो कुछ कहा है हमारी संवाददाता कविता पांडे से, पहले वो सुनते फिर मैं आपके पास आता हूँ। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। महिलाओं का मातृशक्ति का अपमान करने वालों को जनता ने सबक सिखाया है, और जिस तरह से जो परिणाम आ रहे हैं, सामने जीत का नया इतिहास रचने जा रहा है। दादा दयालु के बाद आप किन लोगों के नाम से प्रसिद्ध हो गए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति काम में लगा, आंदोलन काम में सभी कार्यकर्ता काम करते हैं, और सभी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, दिल से मेहनत की, और उसी का परिणाम है कि आज हम सांवेर में जीत का नया इतिहास। आपके हाथों में भागदौड़ थी पूरी, क्या कहना चाहेंगे? सब कार्यकर्ताओं जो जिस जगह लगा था, सबने अपनी जिम्मेदारी से काम करा और पूरी मेहनत और निष्ठा से काम किया। ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, हमारे नेतृत्व की जीत है। क्या आप लोगों को पहले से कॉन्फिडेंस था कि तुलसी सिलावट जीत रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने बैनर पोस्टर नेहरू स्टेडियम में बाहर लगाए? शिवराज जी जीत की गारंटी है, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो हमको लग गया था कि अब जीत निश्चित। कितने वोटों से जीत रहे हैं तुलसी सिलावट? हम सांवेर में जीत का नया इतिहास रचने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जिन्होंने कहा है कि सांवेर में बीजेपी जो है इतिहास रचेगी, जिनको शिवराज जी ने मंत्री नहीं बनाया, दावेदार थे हालांकि, लेकिन इस बार सांवेर की उनको बागडोर सौंपी थी। प्रवीण जी, एक कंफर्टेबल मेजोरिटी आपको मिल गई, एक स्थिर सरकार, बहुमत वाली सरकार आपके पास चली गई है, लेकिन कुछ और कांग्रेस के ऐसे आपके मित्र विधायक बचे क्या जिनके अंतरात्मा से भाजपा निकल रहा हो और वो इस चुनाव के बाद फिर से आपके पास आते दिखें, पंजा छोड़ के कमल पकड़े दिखें? जरूरत पड़ेगी? आज तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, आज कुछ नहीं कहूँगा आज तो नहीं, वैसे भी इनके नेता तो कांग्रेस मुक्त के नारा देते हैं ना, कांग्रेस मुक्त करेंगे तो कैसे ही तो करना पड़ेगी। देखिए मनोज जी, क्या है कि आपके सामने कुछ कहना और कह के फंस जाना,
अगर इसलिए नहीं, मैं आपको प्रश्न के पहले तैयारी कर चुके हो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं उस पर प्रश्न नहीं करूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि अब तो कंफर्ट की बात आपने की है, तो जो आएगा तो कंफर्ट जोन देख के ही आएगा, और उसको ये भी मालूम है कि यहाँ जाना है तो जीत की गारंटी भी तय है। तो अभी जो बुंदेलखंड में ही 2-4 बचे थे, अब बात है तो फिर आई है तो अब चलने तो फिर, तो वो जो 2-4 बचे थे, आऊँ नहीं जाऊँ, आऊँ नहीं जाऊँ, आऊँ नहीं जाऊँ, इस रिजल्ट को भी वो देखना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लगे कि नहीं लगे। तो वो मन मानस देखिए 2-3 दिन अभी दिवाली का पटाखा कहाँ से फूटेगा, कैसे होगा, क्योंकि राहुल लोधी तो आए थे दमोह से, उसके बाद 1-2 और भी साथ आना था, तो पर उनको लगा कि थोड़ा सा और देख लें कि कितना क्या है। अब देखा कि कंफर्ट जोन है, तो कंफर्ट जोन में, पर देखिए भारतीय जनता पार्टी अब जो आना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं आना चाहते हैं उनका भी, भारतीय जनता पार्टी हाँ, आप तो चूंकि मैं कुछ और बात मैं कुछ और नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अर्थ का अनर्थ, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं और सभी का विकास, चाहे कांग्रेस की विधानसभा हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बीएसपी की हो, सपा की, तो हमको तो करना ही है। और कहीं ना कहीं से तो मिल ही रहे हैं कि वो आ ही रहे हैं कि दादा हम तो हैं ही आपके सपोर्ट में, हम तो पहले ही खड़े हैं, आप चाहो तो लिखित में ले लो। तो दल बदल तमाम सब चीज़ें, क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास हमको करना है। जो देखिए जनता को भी लगा कि इन 1.5 सालों में कि भैया तुम्हारे लिए कुछ और नहीं हो, हमने भी जनता से कहा कि हमें भी तुम्हारे वगैरह कोई ठोर नहीं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जनता को वो भी मामा चाहिए था कि हाँ भैया शिवराज मामा जी हैं, बच्चों को चाहिए था, युवाओं को चाहिए था, अब प्रदेश की गाड़ी, और पत्रकार भी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिस अहम से, जिस दम से, जो स्वाभिमान अभिमान से, और जो पीसीसी में बैठे लोग बातें करते थे कि एक मर्यादा का पालन नहीं करते थे। अच्छा, सभी चाह रहे थे कि भाजपा की सरकार बने, तो वो कौन था जो नहीं चाह रहा था? तो सभी के थे, 24 घंटे में हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं से जिव्या से तथास्तु तथास्तु ऊपर बैठी असंख्य शक्तियां, सभी चाहते तो 28 सीटें आना चाहिए ना। नहीं, अब देखिए वहां तो फिर देर है अंधेर नहीं है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि भाजपा की सरकार आए, जब तो 7 सीटें उन पे बढ़त है उनकी। और यदि नापित जी कह रहे हैं कि जो आने वाले हैं, यदि हम दिग्विजय सिंह से की भाषा में कहें तो 35 करोड़ का जो आंकड़ा तो कम हो ही जाएगा ना, अब तो आपकी सरकार बन गई है। नहीं, उसमें आपकी हर बात को मैं सर माथे ले रहा हूं, पर मेरे महाराज आपने जो बोला, महाराज तो आपके हो गए। सुन तो लो, मैं इनको सुरेश जी को महाराज बोल रहा हूँ, ये बहुत पुराने मित्र थे, होशंगाबाद चले गए थे भोपाल छोड़ के, तो मैं इनको ये पूछ रहा हूँ कि एक भी लाके तो बता दो कि किसी ने कहा 35, उन जिन्होंने कहा है उनके ऊपर मानहानि और परिवार पेश हो गया, उसका जवाब नहीं दे पाए वो पूरे चुनाव में। तो इन्होंने ज्यादा बता दिया कि कम? जी, इन्होंने 35 ज्यादा बता दिया कि कम? फिर इनको थोड़ा सा आंकड़ा थोड़ा सा आगे पीछे कर, लक्ष्मण सिंह जी से पूछ के आना पड़ेगा, संजय पाठक से पूछ के आना, राकेश चौधरी के आपको कितने मिले, तो वो बता देंगे सही जानकारी। संजय पाठक तो आप ही के साथ हैं जी, उस समय जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तब वो बता देते, राकेश सिंह चौधरी बता देते, वो भी नहीं। और हमने तो उनसे ही कहा जिन कांग्रेस ने आरोप के, लक्ष्मण सिंह जी से तो पूछा मेरे भाई कि तुमको कितने मिले थे, तो वहां जाके सट्टे हो जाते हैं, तो बता नहीं पाते। पर ऐसा ठीक है, बातें चली, पर जनता ने मनोज जी ये सब नकार दिया है, ये सब चलिए जनता ने सब नकार दिया, शिवराज जी के नेतृत्व में मोहर लगा दी है। तो क्या 2023 का चुनाव शिवराज के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? मेरे प्रदेश अध्यक्ष ही इसका सीधा जवाब दे पाएंगे, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, शिवराज जी, तमाम सब लोग बैठ के तय करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल तय करता है। और मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं किसी के बारे में अपने कद से उतनी ही बात कहूँ जितनी ठीक लगे। मैं तय करने वाला नहीं हूँ, मेरी पार्टी तय करती है, मेरे प्रदेश का मुखिया तय करता है, विधायक दल के लोग तय करते हैं, और जो भी तय होता है दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से आता है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा, प्रवीण नापित थोड़ी तय करते हैं। आपकी इच्छा क्या है ये तो बता दो आप जी। आप चाहते हो नहीं चाहते हो? नहीं, मेरी इच्छा है, मेरी अपेक्षा है कि आप लोग जितने पत्रकार मेरे भाई हैं, इन सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद और प्यार उसने बना रहे, और मैं हमेशा कोई भी चीज़ के लिए अपडेट आपसे होता रहूं। बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं आप लोग, मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते रहें, और मैं मार्ग से भटकूं तो मुझे सही राह पे लाते रहें, यही मेरी अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी का एक बार बुला दो, भारतीय जनता पार्टी के झंडा और डंडे के नीचे मैं काम करता रहूं। बिल्कुल सही ट्रेनिंग हुई आपकी। ब्रजेश जी, जो कुछ अब चल रहा है कि कांग्रेस में
नेतृत्व परिवर्तन की जहाँ तक बात है, या युवा पीढ़ी आपको लग रहा है कि उभर कर सामने आएगी? क्योंकि कांग्रेस ने एक जो बेसिक गलती की, जो एक प्लस पॉइंट बीजेपी का था वो कांग्रेस का भी था, कि बीजेपी के जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था ये सबको पता था कि चुनाव मैदान में जाएंगे 7 महीने पहले, और उसी 1 मिनट मैं आऊंगा आपके पास, और उसी 7 महीने 8 महीने का समय कांग्रेस के पास भी था कि जब वो चाहती तो ऐसे चेहरे खड़ा कर देती जो 8 महीने में जमीन तैयार करते कांग्रेस के लिए, मजबूती से चुनाव लड़ते, तो शायद ये टेली हम बहुत कुछ भिन्न देख सकते थे और एक कार्यकर्ता आपके पास तैयार होता 2023 के चुनाव के लिए। तो कांग्रेस ने एक वो गलती कर दी। अब आपको क्या लग रहा है कि ये सही समय नहीं होगा कि आपके पास एक युवाओं की एक टीम बनाएं आप, या ऐसे अनुभवी चेहरों की एक टीम बनाएं और जिसके बारे में आप विचार करिए कि क्षेत्र से ये 3 या 4 अच्छे लोग हैं, उनका कामकाज देखिए, अगले 6 महीने साल भर में उनका टास्क दीजिए उनको, और फिर उनमें से पहले साल भर से पहले आप उम्मीदवार तय कीजिए, उसको कहिए कि आप क्षेत्र में काम कीजिए। हमने देखा विपिन वानखेड़े लगातार सक्रिय थे तो अच्छी टक्कर दे रहे हैं, वो हो सकता है चुनाव जीत भी जाए, नजदीकी मामले से हार भी जाए, लेकिन मामला बहुत नजदीकी होने वाला। तो कांग्रेस के पास ये सही समय होगा कि अगर वो खुद को जिंदा करना चाह रही मध्य प्रदेश की राजनीति में। निश्चित तौर पे मनोज जी, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने कुछ गलतियां तो की हैं और जाहिर है कि चुनाव के बाद वो समीक्षा करेंगे और अपनी गलतियों से सबक लेंगे, जैसे कि भाजपा ने अपनी गलतियों को सबक लिया और उस हिसाब से चुनाव में इस 28 उपचुनाव में क्षेत्रों में उन्होंने रणनीति बनाई। तो भाजपा ने जैसे किया है, कांग्रेस भी आगे अपनी गलतियों से सबक लेगी, ऐसी उम्मीद तो की जा सकती है कि राजनीतिक दल अपनी गलतियों से सबक लेते हैं। हालांकि समीक्षा की सारे राजनीतिक दल बात करते हैं, समीक्षाएं होती नहीं है और होती भी होंगी उनकी राजनीतिक दलों में अंदर, तो बाहर कभी नहीं आई हमारे सामने या पब्लिक के सामने कि ये गलतियां हुई थी, इस कारण चुनाव में हार गए। बिल्कुल। रही बात अब संगठन की, तो जैसे गिरीश जी कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी एक पद छोड़ेंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ गिरीश जी। मुझे लगता है कि ये हारने के बाद जिस तरह से यदि हम देख रहे हैं नतीजे के परिणाम जिस तरफ जा रहे हैं, यदि बुरी तरह कांग्रेस की हारती है तो कांग्रेस में अमूलचूल परिवर्तन तो होगा ही। वैसे भी कांग्रेस में दिल्ली तक परिवर्तन होना है, यदि वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होते हैं, यदि राहुल गांधी बनते हैं तो एक बार फिर आपको नीचे से राहुल की टीम देखने को मिलेगी। और कमलनाथ जी का तो वैसे भी आप 75 पार हो गए, उनकी आखिरी पारी, यदि वो सत्ता में बने रहते और 5 साल तो उनका आगे का भविष्य हो जाता। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव होना है। वैसे भी कमलनाथ एक क्षेत्रीय छत्रप हैं, यदि हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की उस पर देखें पूरे धरातल पर, तो कमलनाथ एक हिस्से में है, उनसे ज्यादा ताकतवर मध्य प्रदेश में, उनसे ज्यादा समर्थकों के साथ दिग्विजय सिंह और अजय सिंह का खेमा प्रदेश में वजूद रखता है। तो कांग्रेस में अमूलचूल परिवर्तन तो होना ही है, या तो कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा या अध्यक्ष पद का छोड़ना पड़ेगा। जहां तक संभावना है संगठन में पुनर्गठन की, जैसे कि उनके प्रदेश प्रभारी भी कह चुके हैं कि परिणाम के बाद हम चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे और लोगों को नई जिम्मेदारियां देंगे। तो यूथ का सामने आना निश्चित है, क्योंकि वो एक यूथ चेहरा और ऐसा चेहरा खो चुके हैं, वो उनके पार्टी से जा चुका है जो कांग्रेस में, उसकी भरपाई करने के लिए उनको एक यूथ की जो लीडरशिप है उसको आगे लाना पड़ेगा। जैसे अरुण यादव को पहले लाए थे वो, तो उन्होंने काम किया था, लेकिन मानदाता में जो हार है उसके कारण अरुण यादव थोड़े पीछे खिसकते दिख रहे हैं। नेपा नगर भी तो जो अरुण यादव का जो क्षेत्र था वहां उनका, तो इस कारण उनको थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि आगे एक बार अध्यक्ष पद का मौका ना मिले, लेकिन उनमें यूथ की लीडरशिप आगे आएगी, आपको देखना पड़ेगा। और ये मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये पर्दे के पीछे रहेंगे। जैसे भाजपा में मार्गदर्शन मंडल है वैसा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि आगे ऐसा होगा और यूथ को किसी को प्रदेश की कमान मिलेगी। मैं आऊंगा आपका इस वक्त एक और बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। सुर्खी में मतगणना धीमी रफ्तार से चल रही है, विवाद की स्थितियां बनी हैं कई बार। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत तो लगातार आगे चल रहे हैं और अभी कांग्रेस और बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है मतगणना को लेकर, इसी कारण मतगणना धीमी हो गई है और अब तक महज 40,000 वोटों की गिनती हुई है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सुर्खी के जो नतीजे हैं वो देर शाम तक या रात तक ही सामने आ पाएंगे। जी हाँ, सुर्खी में मतगणना की इस समय धीमी रफ्तार चल रही है और धीमी रफ्तार का कारण दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दर्ज कराई गई है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इसी के बाद मतगणना धीमी हो गई है और अब तक जो है 40,000 वोटों की ही गिनती हो पाई है। तो अब इस खबर पर और हम बात करेंगे आगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रवीण नापित जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, एक फाइनल कमेंट आपका इस पूरी घटनाक्रम, चूंकि आपने देख लिया जो जहां आप खड़े हैं, सरकार की बात हो गई है, नेतृत्व की बात हो गई है, तो अब 3 साल की दशा दिशा क्या होगी पार्टी की? क्या उन गलतियों से सबक लेंगे जो 2018 में हुई, उन गलतियों से सबक लेंगे जो 2020 के इस उपचुनाव में हुई है?
हमेशा चलता है, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद में भी। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बाद अभी हमने चुनाव प्रबंधन से बात हुई है और भारतीय जनता पार्टी 28 विधानसभा के जो चुनाव प्रभारी थे उनके साथ बैठ के मीटिंग हुई, चुनाव के कौन कौन लीड कर रहा था उनके साथ मीटिंग। तो मंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी में रोज नया चलता है। चुनाव में अभी राहुल सिंह लोधी वाले दमोह से चुनाव होना है, अभी और न जाने क्या क्या होगा। तो मंथन पर एक बात है, इस प्रदेश के लिए विकास और विकास और विकास के अलावा दूसरी कोई इबारत नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी ईमानदारी के साथ, और जो पहले भी देखा था, हमको लगता था कि 2018 में हमारी कई योजनाएं जो हम नहीं कर पाए और जिसको हमको करना है, और अभी हम कोरोना काल से गुजरे हैं, तो हम जितना अच्छा कर सकते हैं विकसित प्रदेश की ओर भारतीय जनता पार्टी हमेशा लेके जाएगी और यही हमारा सपना है। चलिए, उम्मीद की जाना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं विकास विकास विकास, वो धरातल पे उतरे। और कोरोना काल नहीं, आप तो हर काल में पॉलिटिकल पार्टियों को काम करना चाहिए, हम ये उम्मीद करेंगे। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका। कभी हम चलते हैं सीधे इंदौर, जहाँ बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। जी हाँ, बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। कविता पांडे हमारी संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, हम आपको उसकी सीधी तस्वीरें दिखाते हैं इंदौर की, जहाँ सावेर में जीत का जश्न बीजेपी के इंदौर ऑफिस में दिख रहा है। मतलब कि पूरा जो श्रेय है, पूरा श्रेय यहाँ पर दिया जा रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अभी झंडा चढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उत्साह देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ढोल लगाने के साथ में झंडे लहरा करके की गाड़ी लगा करके खुशियां मना रहे हैं। आप लोग जीत का जो श्रेय है जीत का श्रेय वो गणेश जी को जीत का श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा था। राजेश सोनकर जी ने भी पूरे तन मनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी में सिलावटी को चुनाव लड़ाया और रमेश जी की कुशल प्रणाली। तो देखिए छठा राउंड, लेकिन उत्साह आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी उत्साह, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है, यहाँ पर डीजे, यहाँ पर नगाड़े, ढोल, पटाखे सभी फोड़े जा रहे हैं। अभी 28 राउंड होना है, लेकिन छठे राउंड में ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने बनता है। इंदौर का लगातार सावेर में बड़ी जीत की ओर तुलसीराम सिलावट अग्रसर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पे और सबसे कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था कि जिन सीटों में होना था सावेर एक है, लेकिन अभी तक की जो मतगणना है उसके बाद जो परिणाम दिख रहे हैं हमको, जो रुझान आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तुलसीराम सिलावट लगभग एक तरफा जीत हासिल करते दिखाई दे रहे हैं प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से सांसद रहे हैं, उज्जैन से विधायक रहे हैं, बीजेपी में भी चुनाव लड़ा उन्होंने, बेटे के लिए भी टिकट चाहा था अभी, लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे वापस, और ये कहा था कि सिंधिया के कारण मैं बीजेपी में शामिल हुआ था कांग्रेस छोड़कर, और अब सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं तो मेरे लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है, और ये कहकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और लंबे अरसे बाद उन्होंने सावेर से चुनाव लड़ा था, क्योंकि सावेर से चुनाव लड़ने के बाद वो आलोट से भी चुनाव लड़ लिए थे, उज्जैन से भी चुनाव लड़ लिए थे, तो कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने फिट नहीं की थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सक्रियता दिखाई थी उससे पहले दिन से साफ था कि प्रेमचंद गुड्डू तुलसीराम सिलावट के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। अब देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए अपने स्क्रीन पर, हम आपको तुरंत बता रहे हैं। हरदीप सिंह डंग चुनाव जीत गए हैं। जी हाँ, सुहासरा से हरदीप सिंह डंग चुनाव जीत गए हैं। राकेश पाटीदार को उन्होंने भारी अंतरों से चुनाव हराया है। और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते थे उनमें से जो सबसे कम उम्मीदवार वोटों से जीतने वाले उम्मीदवारों में से हरदीप सिंह डंग एक थे। और खास बात यह है कि मंदसौर में जहाँ गोलीकांड के बाद राहुल गांधी ने कर्ज माफी का शिगुफा छोड़ा था, उस मंदसौर में इकलौते हरदीप सिंह डंग ऐसे उम्मीदवार थे जो चुनाव जीते थे। इसके पहले वो पिछला चुनाव भी जीते थे, तो कह सकते हैं कि इस बार उन्होंने भारी भरकम जीत हासिल की है। और ये दूसरी सीट है, मालवा पहली मेवाड़ की मानदाता सीट थी जैसे बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और अब दूसरा रिजल्ट मालवा से आया है सुवासरा से, जहां से हरदीप सिंह डंग ने चुनाव जीत लिया है। और इस बीजेपी सरकार में वो इकलौते सिख विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। जी हाँ, हरदीप सिंह डंग ने चुनाव जीत लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके लिए जी तोड़ मेहनत की थी, और राकेश पाटीदार के खिलाफ जो किसान आंदोलन में उन्होंने जो कुछ किया था
वो उनके खिलाफ भारी पड़ गया। हरदीप सिंह डंग ने भारी भरकम आंकड़े के साथ इस चुनाव को जीत लिया है। तो बीजेपी की ये दूसरी खुशखबरी है, कह सकते हैं सुवासरा से आई है, मंदसौर के सुवासरा से, क्योंकि मंदसौर वो जिला है जो गोलीकांड के बाद देशव्यापी सुर्खियों में आया था। किसान आंदोलन हुआ था, राहुल गांधी पहुंचे थे, किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था, जिसकी बदौलत 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि 15 महीने बाद वो सरकार चली गई थी, लेकिन अब हरदीप सिंह डंग, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनको समय नहीं देते थे मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ, उनसे कहा जाता था चलो चलो, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बात को कोई झुटला देगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जी हाँ, हरदीप सिंह डंग ने चुनाव जीत लिया है। राकेश पाटीदार को भारी भरकम वोटों के साथ उन्होंने चुनाव हराया है। तब देखिए अब आशीष मंगल सोनी ने के साथ हम पहुंचेंगे कि आशीष मंगल सोनी हमको क्या कुछ नज़ारा दिखाने वाले हैं भोपाल से। सुबह से वो सक्रिय हैं, बीजेपी ऑफिस, कांग्रेस ऑफिस का जायजा ले रहे हैं, लगातार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो BD शर्मा हो, भूपेंद्र सिंह हो। और अनादि टीवी की कोशिश है कि सबसे पहले सबसे तेज नतीजे अपने दर्शकों को बताए, क्या कुछ घटनाक्रम इन चुनावी क्षेत्रों में, चुनावी सीटों पर चल रहा है। सावेर में, सुवासरा में, सुर्खी में, मेगांव में, भिंड में, गोहद में, ग्वालियर पूर्व में, ग्वालियर में, डबरा में, भांडेर में, उन तमाम 28 सीटों पर कि क्या कुछ चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन कांटे की टक्कर दे रहा है, कौन एक तरफा रुझानों में आगे नजरता आ रहा है, कौन से मंत्री आगे चल रहे हैं, कौन से नेता आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहा है। ये सारी एक एक पल पल की खबर अनादि टीवी अपने दर्शकों को दे रहा है। तो भाजपा की इस वक्त हम बता दें कि 20 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, कांग्रेस 7 पर और 1 अन्य पे बसपा आगे बढ़े हुए हैं मुरैना सीट से, और बीजेपी 2 सीटें चुनाव जीत चुकी है और ज्यादातर सीटों पे वो एक तरह से निर्णायक स्थिति में आगे चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में बता दूं तमाम बड़े नेता आप पहुंच रहे हैं। लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहां पर आए हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों पर जनता ने भरोसा जताया है। बीजेपी निर्णायक बढ़त की ओर अग्रसर है। आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो है वो जश्न का माहौल भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये यहाँ पर जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ये युवा मोर्चा और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं और तस्वीरें आपको नजदीक से दिखाऊं किस तरह से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं जो खास तौर पर जश्न मना रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जिस तरीके से निर्णायक भूमिका में बीजेपी नजर आ रही है, उससे बीजेपी ऑफिस में जश्न देखने को मिल रहा है। फिलहाल बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और देखना होगा कि अब से कुछ ही देर बाद परिणाम बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। बीजेपी